फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस प्रोग्राम में हम मालेगांव शहर की तिब्बी शख्सियात को बुलाते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं और आपके जरिए पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात उनसे जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जानते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हुए कई मुद्दों के बारे में, कई मसलों के बारे में। आज इसी ताल्लुक से हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर वकास अंसारी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज मालेगांव में। और आज एक खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद। सबसे पहले डॉक्टर वकास अंसारी साहब, आपका इस्तकबाल है मानव समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज अगर मालेगांव शहर की बात करें, मालेगांव शहर के बाहर की बात करें, उम्मन जिस तरीके का दौर चल रहा है, लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की, इसका तनासुब, इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर लोग जो है इस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं। उसी ताल्लुक से आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज में इस बीमारी को लेकर के कोई खास शोबा है, इस बीमारी को लेकर के कोई खास पेशरफ्त है, इस बीमारी को लेकर इलाज के मैदान में जो है आप लोग कुछ कारगुजारी कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर का तिब्बी यूनानी में कामयाब इलाज मुमकिन है और ये कामयाब इलाज मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज मंसूरा मालेगांव में कई सालों से इस पे कई रिसर्च स्टडी हो चुकी है। हम सबसे पहले जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और तिब्बी यूनानी में इसे क्या कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़िगतुद्दम कवी या फिशारुद्दम कवी कहा जाता है, जिसे आम जबान में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, यानी खून की नालियों में, ब्लड वेजल्स में खून के दबाव का गैर तबई तौर पर बढ़ जाना। अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में हाई ब्लड प्रेशर का प्रीवैलेंस 25% तक बढ़ चुका है और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं हाई ब्लड प्रेशर के वो धुले, मालेगांव, मुंबई और सतारा में पाए जाते हैं। पहले हम देखते थे कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, बूढ़े अफराद हैं, ज़ईफ़ अफराद हैं, वो लोग इस बीमारी में मुब्तला हुआ करते थे। लेकिन आज के दौरे जदीद में हम अक्सर देखने में हमें आता है कि जो नौजवान तबका है वो भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया और पहले हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कोई ओल्ड एज पीपल होगा, उसी को हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन आज के टाइम पे हार्ट अटैक जो आ रहा है वो 30 इयर्स, 35 इयर्स ओल्ड एज जो अशखास हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आ जा रहा है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। इसके पीछे वजूहात क्या? और जैसा कि आपने कहा कि मालेगांव शहर, धुलिया, सतारा या मुंबई, इन 4 जगहों का आपने जिक्र किया, तो क्या वजह है कि इन 4 जगहों पर इस तरह का तनासुब, इस तरह के जो प्रमाण हैं वो बढ़े हुए हैं? उसके पीछे कोई वजह, कोई लॉजिक आपको कुछ समझ में आता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ऐसी क्या वजह है जो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर का प्रीवैलेंस। हालांकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है महाराष्ट्र के और ऑल ओवर वर्ल्ड में हाई ब्लड प्रेशर का प्रीवैलेंस है, लेकिन इसका जो सबसे कॉमन जो सबब है आजकल जो हो गया है ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर की अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा इसके पेशेंट मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे वो कौन से आम असबाब हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो जानते हैं सबसे पहला जो मेरे नज़र से सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो है रंजो गम या फिक्र की ज़्यादती, यानी मेंटल स्ट्रेस। हम देखते हैं कि आजकल जैसे लोग जितने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं अपने काम में, ओवरलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग, बस कामों में भाग रहे हैं, खास करके मुंबई जैसी सिटी में, और मतलब उनको टाइम ही नहीं होता कुछ और करने के लिए और वो अपना काम में कंप्लीट करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं।
तो ये स्ट्रेस एक बहुत ही आम रीज़न हो गया है, कॉमन कॉज बन चुका है हाई ब्लड प्रेशर का। दूसरा जो कॉमन रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो है एक्सेस यूज़ ऑफ सॉल्टी एंड ऑयली फूड्स, यानी नमकीन और चरबदार ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा जो थर्ड कॉज है वो है ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी खून की जो नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें रुकावट हो जाना, कोई सुद्धा पैदा हो जाना। इसके अलावा चौथा जो कॉज है कार्डियोमायोपैथीज, यानी कि अमराज़े कल्ब, दिल की बीमारियां। पांचवा जो रीजन हो सकता है वो रीनल डिसऑर्डर है, यानी कि अमराज़े गुर्दा, अमराज़े कुल्यतैन भी जिसे कहते हैं, गुर्दों के अमराज। इसके अलावा लास्ट जो कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि रियाजत या कसरत की कमी। अच्छा, अगर हम बात करें ग़िज़ाइयत की, तो मालेगांव शहर में ख़ास तौर से, चूँकि जिस शहर से हमारा ताल्लुक़ है तो उसी शहर पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मालेगांव शहर की बात करें तो हमारे यहाँ उमूमन लोगों का खान पान ख़ास तौर से बहुत चेंज हो गया है। हम देखते हैं बाहर से खानों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, पार्टी का रुझान जो है बढ़ गया है, बाहर से खाने ज़्यादा मंगवाए जा रहे हैं, होटलों का खाना जो है वो बढ़ गया है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी जो है असरअंदाज हो रही इन बीमारियों पर? बिल्कुल असरअंदाज हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रीट फूड्स में जो ऑयल्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं होते, है ना, और बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके पीछे क्या वजह ये है कि बहुत ज़्यादा चिकन, मटन, बीफ का ज़्यादा खाना, तरकारी भाजी या दाल वगैरह का सादे खाने का जो वो रुझान जो है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है? क्या इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है? बिल्कुल वजह है। हमें ग़िज़ा में बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ चिकन ही खा रहे हैं या मटन ही खा रहे हैं, बल्कि हमें बैलेंस डाइट में सब्जी तरकारी का भी इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। या अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जी तरकारी भी नहीं अगर इस्तेमाल करना चाहते तो एटलीस्ट सलाद का इस्तेमाल करें, जिसमें खाने में खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली इसका इस्तेमाल करें। ये ऐसी डाइट्स है जो ग़िज़ाइयत इनमें कम होती है और ये डाइटरी फाइबर्स का काम करते हैं, यानी कि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाता और स्टूल आसानी से पास हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें, यानी कि पेशाब का इखराज बराबर हो रहा है कि नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपका स्टूल बराबर पास हो रहा है कि नहीं, स्वेटिंग बराबर हो रही है कि नहीं, ये जितने भी जराए हैं जिससे हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मॉर्बिड मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो खारिज होना चाहिए बाहर। अच्छा, एक मुझसे किसी ने पूछा भी था कि कभी आपके यहाँ इस तरह से कोई डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स आए तो उनसे ज़रूर पूछो कि आमतौर से अभी जिमिंग का काफ़ी एक रुझान चल निकला है। लोग जो है बॉडी वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मास गेनर या सप्लीमेंट, जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करने लगे हैं, और जो नेचुरल सप्लीमेंट है उनको छोड़ करके इस तरह की चीज़ों के पीछे ज़्यादा कि भाई खूबसूरत दिखें, खूबरू दिखें, बॉडी मसल्स वगैरह जो है वो काफ़ी दिखें, इस तरह की जो सप्लीमेंट आजकल इस्तेमाल हो रही है काफ़ी महंगी, वो उनके इस्तेमाल से भी क्या हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें जो है वो हो रही हैं क्या? बिल्कुल, हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो जिम जाते हैं इसलिए हैं कि उनका वेट गेन हो या बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग। तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि फिटनेस के लिए आप जिम करें, एक्टिविटी करें, यानी कि तिब्बत यूनानी में भी एक पॉइंट है कि हरकत और सुकून बदनी, ये इसमें एतदाल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हरकत भी ना हो, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी ना हो। और जो रही बात सप्लीमेंट्स की, तो आप वेट गेन करने के लिए या बॉडी बिल्ड जल्दी अपनी बॉडी बनाने के लिए ऐसे किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उन सप्लीमेंट में जो प्रोटीन की मिकदार होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, जो नुकसानदेह है। इसके अलावा उसमें क्रेटीन कंटेंट होता है जो कि मसल मास को इंक्रीज करता है और किडनीज पे इसके बुरे असरात होते हैं। इसके अलावा जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, खास करके वैसोमोटर सिस्टम के लिए। अच्छा, हम देखते हैं कि एक आम तौर से हमारे यहाँ खास तौर से लॉकडाउन के बाद रातों में बहुत ज़्यादा देर तक जागने का एक रुझान जो है, आज नौजवान कम से कम रात में 2-3 बजे तक तो अमूमन जागता है, उसके बाद जा करके सोता है और सुबह फिर वो वापस अपनी
ड्यूटी पर जो है वो चला जाता है, यानी जो एक आराम करने का जो पीरियड था, बॉडी को जो रेस्ट देने का पीरियड था, वो घटता जा रहा है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आज नौजवान तबका जो है वो मोबाइल से कनेक्टेड हो गया है, फिजिकल वर्क कम हो गया है, और इस तरह की मेंटल वर्क कहिए या इस तरह की जो कुछ लगोयात हैं उसमें ज़्यादा मुब्तला हो जा रहा है। इस तरह की चीज़ें भी क्या बीमारी को बढ़ावा देने में असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बीमारी के बढ़ने में बहुत सख्ती के साथ जिम्मेदार हैं। और अगर हम देखेंगे तिब्ब यूनानी में खास करके असबाब सित्ता ज़रूरिया का जिक्र हुआ है, यानी 6 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लाइफ, जिसमें हवाई मुहित नंबर 1 पे आता है, यानी कि आपकी एटमॉस्फेरिक एयर कैसी है। अगर ये खुशगवार नहीं है, अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं रह सकती। यानी कि अगर हमारी फिजा में ही बैक्टीरिया वायरसेस ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है हम भी वो उस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। तो 6 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लाइफ में हवाई मुहित आता है। उसके बाद आपका जो माकूल मशरूब है, यानी कि आपका फूड और ड्रिंक्स, आपका जो खाना पीना है वो भी अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी फूड्स। तीसरा है हरकत और सुकून बदनी, यानी हमारी जो बदन की जो हरकत है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, और ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ सोते पड़े हो। इसके अलावा हरकत और सुकून नफसानी, यानी आपकी जो बदनी जो हरकत हैं उसमें तो एतदाल है, लेकिन आप जहनी तौर पर अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसमें भी एतदाल ज़रूरी है, हरकत और सुकून नफसानी। फिर इसके अलावा है इस्तिफ्राग व एहतिबास, यानी इस्तिफ्राग का मतलब होता है कि इवैक्यूएशन, यानी जिन मॉर्बिड मैटर्स का हमारी बॉडी से इखराज ज़रूरी है, स्टूल पास होना, यूरिन पास होना, तो इसका इखराज तबई तौर पर हो। और जिन चीज़ों का इखराज नहीं होना चाहिए, यानी कि एहतिबास जिसे कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस इखराज भी नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का। और लास्ट जो पॉइंट है 6 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लाइफ में, वो नौमो यकजा है, यानी कि स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी कि आपकी स्लीप, आपका सोना भी एतदाल के साथ होना चाहिए और आपका जागना भी एतदाल के साथ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप इम्बैलेंस करोगे तो आपकी हेल्थ पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज में अलग अलग बीमारियों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा कामयाबी से इलाज चल रहा है, और कई तिब्बी मैदान में एक कहना चाहिए कि काबिल कदर खिदमत जो है आपके कॉलेज की रही है। अगर मैं बात करूं हाई ब्लड प्रेशर की, तो तिब्ब यूनानी, क्योंकि आपके कॉलेज का ताल्लुक जो है वो यूनानी तर्ज के इलाज पर है, वहाँ जो पढ़ाई स्टडी वगैरह है वो भी उसी तर्ज की है, यूनानी तर्ज इलाज पर ही पूरा जो है वो मुहित है। तो अगर मैं बात करूं इस बीमारी की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो तिब्ब यूनानी में किस तरीके से आप लोग इस बीमारी को डील करते हो? तिब्ब यूनानी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मखसूस ख्वास की हामिल अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम यूनानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो उसूल इलाज आपको इख्तियार करना चाहिए, यानी कि मुआलिज को, वो है मुफत्तिश उरूक अद्विया का इस्तेमाल, यानी वैज़ो डायलेटर्स, ऐसी अद्वियात जो ब्लड वेसल्स को, हमारी खून की नालियों को कुशादा कर देती है। जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाती है, कुशादा हो जाती है, तो ब्लड फ्लो आसानी के साथ होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दूसरा जो उसूल इलाज है तिब्ब यूनानी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें मुफत्तिश सुदद अद्वियात, यानी कि डी ऑब्स्ट्यूरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ऐसी अद्वियात जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्लियर कर दे, यानी कि ब्लड वेसल्स जो हमारी खून की नालियां हैं उनमें जो रुकावट है, उनमें अगर कोई चर्बी जमा हो गई है या खून का कोई क्लॉट जम के वहां पे रुकावट पैदा कर रहा है, तो उस रुकावट को खोल दे, क्लियर कर दे। इसके अलावा जो तीसरा उसूल इलाज है वो डायूरेटिक्स, यानी कि मुद्रिब बॉल अद्विया का इस्तेमाल, यानी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेशाब का इखराज ज्यादा से ज्यादा होता है, यानी कि पेशाब के इखराज को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। चौथा जो तिब्ब यूनानी में उसूल इलाज है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो है मुफर्रे व मुकव्वी कल्ब अद्वियात का इस्तेमाल, यानी एक्सीलरेंट एंड कार्डियोटोनिक मेडिसिन। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दिल को, हमारे कल्ब को फरहत बख्शती हैं, तक़वियत देती हैं। इसके अलावा जो आखिरी उसूल इलाज है वो मुसक्किन दिमाग अद्वियात का इस्तेमाल, यानी जिसे हम ट्रांक्विलाइजर कहा जाता है, ट्रांक्विलाइजर जिसे हम कहते हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो ब्रेन के मुख्तलिफ जो सेंटर्स होते हैं उस सेंटर पे असर करके सुकून पहुंचाते हैं, यानी कि ब्रेन में सुकून पहुंचा करके ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस बीमारी के नताइज की, रिजल्ट की, तो
जिस तरीके से आप लोग इस बीमारी से डील कर रहे हो, तो आपको अब तक क्या रिजल्ट समझ में आए, आपके यहाँ पर नताइज क्या निकले? जिस तरीके से जाहिर सी बात है लोग जुड़े होंगे, तो उसके बाद उन लोगों को कितना फायदा पहुंचा है, कितना फैजियाब जो है वो आपके यहाँ से हो पाए? मैं आपको बता दूं कि मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मंसूरा मालेगांव नासिक महाराष्ट्र में हाई ब्लड प्रेशर पर एक रिसर्च स्टडी भी हुई है, और इस रिसर्च स्टडी में हमने देखा कि अक्सर कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनका ब्लड प्रेशर 210/110 mm था, जिनका ब्लड प्रेशर 180/100 mm था। तो इन तदाबीर का इस्तेमाल करने के बाद, इन तिब्बी यूनानी के उसूल पर अमल करने के बाद, जब हमने देखा कि विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है 150/90 तक पहुंच गया, और विद इन 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो 130/90, जो कि बहुत ही अच्छी रेंज है, इस लिमिट तक कंट्रोल में आ गए। अच्छा, इस तरह के पेशेंट अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें और राब्ता कायम करना चाहें, तो किस तरीके से मुमकिन है? आप तक किस तरीके से वो पहुंच पाएंगे? क्या उस ताल्लुक से भी थोड़ा सा लोगों की रहनुमाई हो जाए? बिल्कुल, मैं मानव समाचार के जरिए आम पब्लिक को, आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो, या कई सालों से अंग्रेजी मेडिसिन खा के वो उनके साइड इफेक्ट से परेशान हो गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मंसूरा मालेगांव में रुजू करें। और ओपीडी का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम में 3 बजे तक। हमारे माहिर डॉक्टर जो हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अबुल इरफान सर, जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा डॉक्टर फैजी अब्दुल करीम सर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो भी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो आप इन दोनों से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड इंशाल्लाह मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज से आपको वाकई में 100% रिजल्ट मिलेगा। तो डॉक्टर वक्कास अंसारी साहब, जैसा कि आपने कहा, कुछ हमारी अपनी भी मालूमात, हमारे अपने भी सोर्सेस रहते हैं, तो एक आम तबका जो है माशाल्लाह बहुत ही फैजियाब हो रहा है, ख़ास तौर से आपके यहाँ पर मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज से, और लोगों को जो खातिर खा इलाज उनका हो रहा है, माशाल्लाह इफाक़ा भी हो रहा है, लोगों तक जो है लोगों की बातें भी हम तक पहुँचती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अहलियान शहर की जानिब से आप लोगों का, आपके पूरे यूनिट का जो है, पूरे कॉलेज कैंपस का जो भी जिम्मेदारान हैं, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मालेगांव शहर के अहलियान की जानिब से, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम आपको बुलाएं किसी अलग बीमारी, किसी अलग समस्या के बारे में जो कि लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हो, तो आप अपना कीमती वक्त हमें ज़रूर दें, लोगों की रहनुमाई फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, किसी बीमारी के ताल्लुक से आप जानना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से कोई राय मशवरा जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से कोई सवालात आप करना चाहते हैं, तो आपके सवालात उन डॉक्टर्स तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उनके ज़रिए दिया जाने वाला जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर आपको मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज से जो भी खिदमात लेनी हो, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मुताल्लिका अफराद से आप ज़रूर राब्ता कायम करें। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।